अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। IMF की सख्त शराइत और बेबस हुकूमत, अगली हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह पाकिस्तान IMF के साथ डील करेगा और इस माशी दलदल से कैसे बाहर निकलेगा। इस वक्त चूँकि मुज़ाकरात IMF की टीम के साथ पाकिस्तान के चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस तमाम तर सूरत हाल से पाकिस्तान जो है वो एक इस मुश्किल से निकल कर आएगा। हुकूमत और जो पोजीशन है APC भी बुलाई गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस APC की तारीख बदली है, तब्दीली आई है उसमें। अब 7 के बजाय 9 फरवरी को ये मुनक्कद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत मशरूत है और बाज़ाब्ता अगर उनको दावत मिली और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जिसके मुशावरत करेंगे। वसीतर मफाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस APC का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत अगर इस APC को सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर ली है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। और हुकूमत के पास ये मौका है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुल्क के वसीतर मफाद में इस वक्त एक साथ बैठें और ताकि इस माशी जो परेशानी है इससे बाहर निकला जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। ये जो कि पाकिस्तान का मसला है, रियासत पाकिस्तान का मसला है और इसको तमाम तर पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको आपस से पुष्ट डालकर इस वक्त हमें पाकिस्तान की बात करनी होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस मौके को इससे फ़ायदा उठाएं और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी माशी तौर पे बन सके। चार्ट ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही थी और उसके ऊपर भी अमल दरामद हो सके, उसके लिए भी एक अच्छा टेस्ट केस के तौर पे ये APC हो सकती है। इसको हुकूमत की तरफ से भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अफसोसनाक खबर, चूँकि एक नहीं बल्कि 2 खबरें हैं। एक तो परवेज़ मुशर्रफ सिपह सालार साबिक और साबिक सदर जो है उनका इंतकाल हो गया दुबई में इतवार को और एक ज़ाहिर बड़ा नुकसान है और उनकी सियासी और ज़िंदगी और साथ ही साथ उनका जो आइनी तौर पे और गैर आइनी बहुत सारे इक़दाम हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। कैसा 10 साल उनके रहे और उसके बाद जमहूरी ज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हुआ। उसके बाद उन्होंने एमरजेंसी लगाई, कारगिल जंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ तुर्की में जो तबाहकुन ज़लज़ला आया और उसमें जो बेशुमार हलाकतें हुई हैं और अभी जानी नुकसान जो है वो मज़ीद हो सकता है, माली नुकसान हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम जो है अपने तुर्की बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आगे चल के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो है वो बुध को तुर्की का दौरा भी करेंगे। इस मुश्किल वक्त में तुर्की का भरपूर साथ देंगे, चूँकि तुर्की ने जब पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो अपने इस्लामी भाई और बेहतरीन दोस्त ममालिक होने का सबूत भी दिया। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। बेग साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया बहुत। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं इस वक्त चूँकि IMF की शराइत जो हैं वो सख्त से सख्त होती जा रही हैं, साथ ही साथ हुकूमत ने APC भी बुलाई है, उसमें तब्दीली आई है, अब 9 फरवरी को होगी। मैं चाहूँगा कि पहले IMF के हवाले से, चूँकि मौजूदा हुकूमत दावे कर रही थी IMF को हम बेहतर तरीके से डील करेंगे, अब तक तो बेहतर तरीके से डील नहीं कर सके। इस बात का खुद इसहाक डार साहब भी और मिफ्ताह इस्माइल साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं वो एतराफ़ कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि वसीतर मफाद में चूँकि APC भी बुलाई जा रही है और जो कवानीन हैं उसमें भी काफ़ी हद तक ज़्यादा सख्ती की जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें, टैक्सेस में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी और आपके दौर में भी हमने देखा कि चार्ट ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही थी, आज भी इस पे बात हो रही है। अब समझते हैं कि तमाम सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन माशी तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर इस वक्त IMF की जो भी शराइत हैं उसको कबूल करते हुए और आगे एक ऐसी हिकमत अमली बने कि एक अच्छी यूनिफॉर्म पॉलिसी बने माशी तौर पे कि किसी की भी हुकूमत का लाभ की आए, मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आए, ताकि चीज़ें बेहतर रहें, ये पॉलिसी हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो आप समझते हैं कि 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड होगी, आप APC में जाएंगे और अपना इनपुट देंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे आप अपने दिलों की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। हमारे दिल की ख्वाहिश तो है ही है कि पाकिस्तान तरक्की करे। नहीं नहीं, एक मिनट, बात तो सुन लें। बात सारी ये है कि अगर आपने बुनियादी तौर के ऊपर ये देखना है कि हम खड़े किधर हैं जी और क्यों खड़े हैं, ये किस किस की गलतियां हैं जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, और क्या हम इस निजाम को इसी तरह चलाएंगे कि 70 साल में 24 दफा IMF के पास जाना पड़ा है और आइंदा भी हम IMF के ही स्तर पे जाते रहेंगे, और IMF जो बातें कह रहा है वो हम खुद करके सही नहीं कर सकते, हमें डिक्टेशन पे करवानी है। किसी हकीम जी ने कहा था इसाक डार साहब से कि आप आके ये ऐलान कीजिए कि मैं 200 रुपए पे डॉलर को ले आऊंगा, और उस 200 रुपए के डॉलर के चक्कर में उन्होंने अपनी खजाने में कितने पैसे भरे हैं, इसलिए उन्हें पता था कि उन्होंने डॉलर कहाँ लेके जाने। वो बाहर के मुल्कों में डॉलर खरीदते रहे, लोगों को 220 रुपए दिखा के खुद रेट यहाँ 200 रख के, और आज वो जो 220 में डॉलर खरीदे थे वो 270 में बेच रहे हैं। ये चूना मुल्क को ये पहली दफा नहीं लगा रहे, माजी में भी ऐसे चूने 2-3 दफा लगा चुके हैं। ये दुबई में प्लाजा ऐसे ही नहीं खड़े हो गए उनकी औलादों के। मुंशी जी जो थे वो एक क्या थे, टैक्स अकाउंटेंट थे। एक टैक्स अकाउंटेंट की $1 बिलियन की जायदाद नहीं बनती एक नस्ल में। जी नकवी साहब, आप मुझे भी कल जो है, अभी तक तो जरदारी के खिलाफ कुछ कह दो, बिलावल के खिलाफ कह दो, कल एक नया कानून आ जाएगा, इसाक डार के खिलाफ बोला है तो फिरदौस नकवी को भी जेल में डाल दो। तो ये कोई तरीका कार है? ये देखिए सियासी चलाने का तरीका है। नकवी साहब, आपने आज, एक मिनट यार फरहान, बात सुन लो यार पहले। 8 महीने हो गए, उन्होंने बताया कि हम करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। कोई प्लान दिया है कि ये मुल्क में जो मुश्किलात है, इस मुश्किलात से निकालने के लिए ये हमारा ब्लूप्रिंट है। हम ये सख्तियां अवाम को 6 महीने झेलनी पड़ेंगी, 8 महीने झेलनी पड़ेगी, 1 साल झेलनी पड़ेगी, 10 साल। पैगाम क्या मिल रहा है? ये सख्तियां जो है वो इमरान खान की वजह से। भाई, इमरान खान की वजह से 9.5% महंगाई थी, ये 27% महंगाई आपकी वजह से हुई है। ठीक। और अगर आप इतने अक्लमंद थे, आप लोग इतने लायक थे, तो आपने जिस दिन इमरान खान का तख्ता उलट दिया था, सही या गलत, आपको फौरी तौर पे इलेक्शन कराने चाहिए थे। ये सारे इल्जाम जो है केयरटेकर सेटअप लगाती इमरान खान के ऊपर, आपकी वाहवाह हो रही होती और आप 2/3 मेजोरिटी से आके बैठ जाते। लेकिन आपका तो मकसद ही मुल्क की इकोनॉमी सही करना नहीं है। आपका मकसद ये था कि हमें NRO 2 चाहिए, पहले हमने नैब के ऑर्डिनेंस को तब्दील करना है। जब नैब का ऑर्डिनेंस तब्दील हो जाएगा उसके बाद हम इलेक्शन की सोचेंगे। नैब के ऑर्डिनेंस को तब्दील करते करते अब मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक, नकवी साहब, आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं था, और जाहिर है शुरू में आपने देखा कि मिस्टर इस्माइल साहब कहते थे कि हम इसको ठीक कर देंगे, बेहतर डील करेंगे। खुद इसाक डार साहब ने जब आए तो उन्होंने दावा किया, जो आपने दोहराई ये बात कि हम डॉलर मैं भी दावा करता हूँ। जी मैं इस इकोनॉमी को सही कर दूंगा। आलतू पालतू आईबला को टालतू पढ़ पढ़ के जो है वो सही हो जाएगी। देखिए माशी, आप ये मजाक ना करें, ये माशियत है सर, मजाक नहीं करें, लेकिन ये माशी असूलों पे चलती है। फिरदौस नकवी साहब, जी नकवी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सुनों पे ही चलती है। आप जब पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए तो ज़ाहिर आपने भी दावे किए थे कि हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। खान साहब के बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ठीक है। नहीं सर सुने, लेकिन अभी भी मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मैं पहले बेग साहब का इनपुट लूँगा कि अभी भी ज़ाहिर जो वक्त था, जो चीज़ें होनी थी, गलतियाँ हो गई। आइंदा अगर आपको हुकूमत मिलती है तो क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लान आपके पास होगा? मैं उस पर आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं बेग साहब का इनपुट ले लूँ। इश्तियाक बेग साहब, आप इकॉनमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, ज़ाहिर नून लीग के जो बिजनेस फोरम है उसके प्रेसिडेंट भी हैं आप। किस तरह देखते हैं IMF के साथ, चूँकि आप ही के दोनों वज़ीर ख़जाना ये दावा कर चुके हैं माजी में कि हम बेहतर डील करेंगे, 24वां ये प्रोग्राम है हमारा IMF के साथ,
ज़रा सरमायाकारी आप जानते हैं बेहतर तरीके से। बांग्लादेश आईएमएफ प्रोग्राम में गया, भारत गया, ये लोग आईएमएफ प्रोग्राम से ज़रा कर्जा लेकर फ़ायदा उठाया और अपने मुल्क को आगे ले गए। हम अभी तक उधर फंसे हुए हैं। मज़ीद कर्जा मिल भी गया तो हम ऐसी सलाहत नहीं है कि हम फौरी तौर पे इससे बाहर आ सकें। हुकूमत क्या सोच रही है? मियाँ साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है पिछले दिनों, क्या हिकमत अमली है हुकूमत की कि इस सारे दलदल से बाहर आ सकें हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाऊं कि ये कोई नया मुआहदा आईएमएफ के साथ नहीं हुआ। ये वही मुआहदे का तसलसल है जो पीटीआई ने आईएमएफ के साथ किया था। बट इसका यह है कि शराइत ये है कि जो उन्होंने शर्तें मानी थी उनको ये देखते हैं हर क्वार्टरली कि क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, इसहाक डार साहब ने क्या हुआ है कि आईएमएफ से जनाब इस बार ये कहने की कोशिश की कि देखिए, आप अगर हम ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं या पेट्रोल के प्राइसेस हम बढ़ाते हैं या गैस के प्राइसेस बढ़ाएंगे, लोगों में इतनी सकत नहीं है, तो खुदारा आप थोड़ा हमें रिलीफ दे दें और हमें कुछ टाइम दे दें। हम आपकी इन शर्तों को बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी हम नए टैक्सेस लोगों के लिए नहीं लगा सकते, इससे महंगाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। मगर आईएमएफ जो है जी, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी, लोग किस तरह मैनेज करेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, उनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका यह है कि जी ये हमारी शराइतें हैं, फिस्कल डेफिसिट जो आ रहा है उसको आप पूरा करेंगे, वो टैक्स लगा के करें, चीजें बढ़ा के करें, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएं, गैस के प्राइस बढ़ाएं, आप मतलब या जो भी करें। तो अब क्या हो रहा है कि बड़ा रेजिस्ट किया इसहाक डार साहब ने, मगर आईएमएफ जो है वो टच से मस नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ को हमने साथ लेके चलना है, क्योंकि जब आईएमएफ के साथ हम चलेंगे तो दूसरे कंट्रीज जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी कहा है कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे, और दूसरे ममालिक, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी हमारा साथ देंगे अगर आईएमएफ के साथ। तो हमें आखिर के अंदर काफी रेजिस्ट किया उनके साथ, मगर जब बात नहीं बनी तो हमने उनकी। अच्छा, आईएमएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कह रही है कि जी 1 रुपए की भी आप सब्सिडी किसी चीज में नहीं देंगे, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे और हो, तो सब्सिडी के वो खिलाफ हैं। तो अब इसकी वजह से ये हुआ है कि इसहाक डार साहब ने काफी रेजिस्ट किया, मगर अगर वो नहीं मान रहे तो डेफिनेटली इससे महंगाई आएगी। मैं एग्री करता हूं कि शहबाज साहब ने, उन्होंने, इसहाक डार साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह डॉलर को 225 पे रखा जाए, क्योंकि जब 275 पे आ गया है डॉलर, तो सबसे बड़ी महंगाई क्या हो गई है कि तमाम वो चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ईडेबल ऑयल है, जिसमें दालें हैं, जिसके अंदर चाय है, तमाम चीजें वो जो है महंगी हो जाएंगी और लोगों की 10 तरह से वो बाहर हो जाएंगे। मगर आईएमएफ इससे टसमस। अच्छा, आईएमएफ ने ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये रवैया नहीं रखा है, बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने बड़ी शराइत रखी है, उनसे बातचीत चल रही है, श्रीलंका के साथ, उनके साथ उन्होंने बड़ी सख्त शराइत जो है। बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है जो कर्जा देता है तो उसकी शराइत फिर सख्त से सख्त होती हैं। मसला ये है, जो मेरे पहले नकवी साहब से भी बात कर रहे थे हम, तो और माजी में भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि इशू ये नहीं है, कर्जा तो पूरी दुनिया लेती है, कर्जा लेना भी चाहिए, लेकिन कर्जा लेने के बाद आप उस कर्जे से फ़ायदा उठाते हैं, वो कर्जा वापस कर देते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। आप अभी कर्जा लेंगे, उसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, वो इससे डबल ट्रिपल कर्जा लेगी, तो कर्जे पे कर्जा लेना जो है वो हमारे पास इसके खिलाफ, इससे निकलने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। तो उसके हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली है, कैसे हम इस कर्जे से बाहर आएंगे? कोई बुरा बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज कंट्री जो है वो अमेरिका खुद है, बिल्कुल, जिसने 1 ट्रिलियन जो है चाइना का ले रखा है, जापान का ले रखा है। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि उस कर्जे को किस चीज के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो जिस क्राइसिस से गुजर रही है, कुछ दिनों पहले मैं लंदन भी गया था जहां पे मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, और मैं मोरक्को से भी आया हूं। आप यकीन करें कि लोगों की चीखें इन कंट्रीज में भी निकल रही हैं। वजह ये हो रही है कि ये रशिया की और यूक्रेन की जो वार है, इसने पूरी दुनिया को हिला के डाल दिया है, और वो चीजें हो रही हैं जो अनप्रेसिडेंटेड थी, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी दुनिया में जो है वो ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए, वीट के प्राइसेस बढ़ गए,
बेग साहब आप दुरुस्त फरमा रहे प्राइसेस बढ़ गए। बेग साहब आप दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन वहां पे उम्मीद नजर आ रही है, वहां पे हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे ये चीज नजर नहीं आ रही जो एक माहौल है अवाम में। अगर आप निकलें, आप ज़ाहिर है आप भी इंटरेक्शन आपका होता है, तो अवाम जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं, उनको भरोसा ही नहीं है कि ये हुकूमत कुछ कर पाएगी हमारे लिए। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मेरी भी बात हुई थी सागदार साहब से और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है। एक बात वो बड़ी सख्ती के साथ कह रहे हैं कि इश्तियाक, वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन की रिमिटेंसेस हो और 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, वो कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। मुश्किलात जरूर हैं, हमें फेस करनी पड़ेंगी, हमें एक टाइट बेल्ट जो है वो बांधना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि हर चीज सही होगी, और तो इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है और पाकिस्तान भी गुजर रहा है। हमें इसलिए पिंच जो है वो ज्यादा फील हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है। तो मगर आप देखेंगे कि हुकूमत की पूरी ख्वाहिश यह है कि अगर हम मानते हैं पूरी शराइत इनकी, देखिए दो तरीके थे। इमरान खान साहब जब जा रहे थे, उनको एहसास हुआ कि अब वो जा रही है उनकी हुकूमत, तो उन्होंने क्या किया, IMF को मुआहिदा खत्म करके सब्सिडी दे दी थी पेट्रोल के ऊपर। और आप यकीन करें कि अगर वो सब्सिडी 6 महीने चलती तो पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट हो चुका होता। तो क्या ये वाइज थिंग थी करने की जो उन्होंने की थी? नहीं की थी। उन्होंने इसलिए किया था कि जनाब जो आएगा, जब इसकी प्राइस बढ़ाएगा, सख्त फैसला करेगा, तो उसकी पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ेगा। बेग साहब एक चीज और ऐड कर दूं मैं फिर। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये प्रपोजल जब मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब हो गई, हुकूमत हमारे पास आ गई, अब हम फैसला ये करेंगे कि फौरी इंतखाबात की तरफ जाएंगे, जो कि नकवी साहब बात कर रहे हैं। तो मियां साहब की ख्वाहिश थी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की उनकी शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब पूरी टीम जो थी वो ये उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, हम टैकल कर लेंगे। वहाँ पे भी देर लगाई मिफ्ताह साहब ने IMF के पास जाने में। अभी इसाक डार साहब भी कोशिश की उन्होंने कि डॉलर मैनेज हो जाए, चीज़ें मैनेज हो जाएं, देर की। जब देर करते हैं तो फिर उन सारी चीज़ों का रिजल्ट आज आपके सामने है कि IMF कड़ी से कड़ी शराइत हम पे लगाए जा रहा है। तो आप नहीं समझते, जो नकवी साहब भी बात कर रहे थे, फिर मियाँ साहब तो खुद कन्विंस से इस बात के कि हमें ठीक है 2 महीने हुकूमत करने के बाद फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाना चाहिए, केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद नया मैंडेट आएगा। तो ये गलती तो हुई, आज सियासी इस्तेकाम नहीं है, जिसकी वजह से माशी इस्तेकाम और कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आपने देखिए बिल्कुल ये सही कहा कि मियाँ साहब इस फेवर के अंदर नहीं थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और इसको लंबा लेके चलें, क्योंकि उनको मालूम था कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे और वो सख्त फैसले जो हैं हमारी उससे पॉपुलैरिटी जो है उसके अंदर कमी वाक़या होगी। और वाकई में ये चीज़ हो रही है, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए ये चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया में प्राइस बढ़ गए, यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, डॉलर बढ़ गया है, ये हो गया है, ये एक गरीब आदमी का काम नहीं है। वो ये देख रहा है कि उसकी वो चीज़ें जो खाने पीने की अशिया थी जो पहले खरीदता था, अब वो क्यों उसको महंगी मिल रही हैं। तो इससे डेफिनेटली हमारी पॉपुलैरिटी के अंदर भी फर्क पड़ा है इस मुश्किल फैसले से। और इस वक्त जो है हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि IMF को भी हम ऑन बोर्ड ले लें, यानी कि उनको भी राजी कर लें, और इसका ज्यादा असर जो है वो गरीब अवाम पे नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को भी राजी कर लेंगे, क्योंकि उनको भी APC में अगर वो होंगे तो बात बनेगी आगे। देखिए तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल, उनको ये एहसास नहीं है, उनकी तो ये ख्वाहिश है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाए। सुबह से शाम तक इमरान खान साहब ये कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। कभी उन्होंने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट पेश किया कि जी अगर मैं आ जाता हूं प्राइम मिनिस्टर तो मैं किस तरीके से इन चीजों को टैकल करूंगा? जो चीज इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इसाक डार कर रहे हैं, कल अगर फेसेस चेंज भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है। ठीक, लेकिन बेग साहब यही 9 अप्रैल से पहले आप भी यही कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाएंगे, तहरीक इंसाफ को फौरी हटाओ, महंगाई जो इन्होंने कर दी। तो यही चीजें उस वक्त आप कह रहे थे, आप उस वक्त अपोजिशन में थे, और आज ज़ाहिर है जब आप हुकूमत में आए हैं तो आपके पास कोई प्लान, हमें कोई चीज नजर नहीं आई। सर देखिए प्लान हो रहा है, मुल्कों से बात हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा अच्छी है PTI के मुकाबले में। जो हमसे सऊदीया ने भी प्रॉमिस किया है, हमसे चाइना ने भी किया है, कतर ने भी किया है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जैसे ही IMF के साथ हमारा ये मुआहिदा जो है तय हो जाता है और हम इनके साथ एग्री हो जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि बेहतरी के असरात होंगे। चले अल्लाह करे सर बेहतरी आए। है कि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैनों ने क्या किया हुआ है कि अपनी जो प्रोसीड्स थी वो को रोक रखा है बाहर,
क्योंकि उनको ये था कि जी जब जितना मैक्सिमम उनको रुपीस डी वैल्यू होगा तो उनको फायदा होगा। 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है इस वक्त एक्सपोर्टर्स ने बाहर रोका हुआ ठीक है, होल्ड किया हुआ है। मेरी उनसे भी है कि किसी तरह खुदारा अब उस पैसों को ले आए, क्योंकि अब रेट भी अच्छा हो गया, उनको नुकसान आपकी नहीं कोलीग होगा है, बिजनेस और कम्युनिटी मुल्क है, को वो भी तो पैसों लेके की आएंगे। जरूरत है। जब पॉलिटिशियन अपना पैसा बाहर रखते हैं तो ज़रा बिजनेस कम्युनिटी भी ये उनको फॉलो करती है, देखती है कि ज़रा हमारा हुक्मरान जो है वो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, हमारे वज़रा का पड़ा हुआ है, तो ज़रा वो ट्रस्ट नहीं करते, फिर ये इशूज़ आते हैं। फिरदौश मीर नकवी साहब जो अभी बेग साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया किस तरह ये सारी चीज़ें वो हैं जो रिपीट हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कल आपके पास हुकूमत आ जाती है, आप IMF को कैसे डील करेंगे, आपके पास क्या क्या हिकमत अमली है। तो माजी में तो हमने ठीक है, आपने इस गलती का एतराफ़ भी किया था कि हमसे तजर्बेकार नहीं थे और गलती हुई, लेकिन अब तो तजर्बा भी आ गया। आज भी आपके पास क्या है, अगले 3 महीने में के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस में आप जाएंगे, इलेक्शन के बाद आपकी हुकूमत बन जाती है। तो जिस तरह इश्तियाक बेग साहब फरमा रहे थे कि आपके पास क्या हिकमत अमली है, आपने कोई ऑन पेपर कोई पॉलिसी बनाई है कि किस तरह आपका जो माशी थिंक टैंक है वो क्या सोच रहा है, किस तरह आप इस दलदल से बाहर निकलेंगे? नकवी साहब, नकवी साहब तक ऑडियो नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता हमारा बहाल हो जाए। बेग साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस वक्त जो पॉलिटिकली ज़ाहिर है इकॉनमी तो अपनी जगह है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही थी, आपको लगता है कि कोई माहौल बन पाएगा APC के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत सीरियस तरीके से हमें इनवाइट करती है और वो संजीदा होती है कि ये इलेक्शंस करवाने के हवाले से भी, और जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। नकवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नकवी साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, बेग साहब ने जिस तरह बात की कि आपके पास क्या हिकमत अमली है, अगर 3 महीने के बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद आपको मैंडेट मिल जाता है तो हिकमत अमली भी होगी है। माजी में ज़ाहिर आपके पास तजर्बा नहीं था, खान साहब ने माना कि हम जितना कर सकते थे हमने किया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब आपके पास आपकी जो माशी टीम है उसने भरपूर तैयारी कर ली कि अगर इन्हीं हालात में आपको मुल्क मिलता है तो आप इस दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे? टाइम मुझे देना है आप जी बगैर इंटरप्रेशन के, तब तो फेयर बात है, तब तो मैं प्रोग्राम में रहूंगा, वरना आपको खुदा हाफिज। जी आप बोले सर, आपको पहले भी नहीं, आप थ्रू आउट बोलते रहे, अभी भी मौका पहले आपने कह दिया बेग साहब के, बेग साहब जो है इस वक्त जो है बिल्कुल इसहाकडार की चमचागिरी कर रहे हैं। इससे के बेग साहब को ये एहसास नहीं है कि अगर IMF ने कंडीशंस चेंज की हैं तो वो सेम एग्रीमेंट नहीं रहा। जब भी कोई पार्टी, एक पार्टी भी टर्म्स चेंज करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है। इमरान खान का तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कह रहे हैं, IMF का कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने कह रहे हैं। IMF की को जो हमने पेट्रोलियम की सब्सिडी दी थी वो जून तक की थी, 3 माह की थी जी, 10 रुपए की थी। उसके अगेंस्ट हमारे पास सरप्लस था टैक्स कलेक्शन में $250 मिलियन का। इसलिए कि वो सरप्लस आया किधर से था, इसलिए कि जैसे जैसे इंटरनेशनल कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी थी, आपका ड्यूटी स्ट्रक्चर वही था, तो यू कलेक्टेड मोर टैक्सेस ऑन योर इंपोर्ट देन व्हाट यू हैड फोरकास्टेड। उस एडिशनल रेवेन्यू को हमने वो पेट्रोलियम के अंदर सब्सिडाइज किया था। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट ही हैज टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ब्लूप्रिंट हैज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। 8 माह हो गए, एंड ही हैज द इवन द करेज टू आस्क के PTI ब्लूप्रिंट दे। हुकूमत में आप बैठे ब्लूप्रिंट में तो ये कहां के अनखाना बातें कर रहे हैं। हुकूमत वक्त को बताना होता है कि वो क्या कर रही है, कब अवाम को रिलीफ देगी, कितने अरसे इस मुसीबत में रखेगी, कब तक लोग ये सहते रहेंगे। 30% इन्फ्लेशन, सरिया की कीमत 1 लाख से 3 लाख हो गई, सीमेंट की कीमत 450 से 1100 रुपए हो गई, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, गैस की कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोलियम की प्राइस दुनिया में कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ गई। डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट छोड़ो। और वो फिर कहते हैं, और आए क्या थे कहते हुए, ये जी जो 12 रुपए कीमत पेट्रोलियम की बढ़ाई है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही 12 रुपए क्यों बढ़ रही है? उस वक्त तो आपने पूरी लॉन्ग मार्च कर दी 12 रुपए के ऊपर, आज आपने 100 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ा चुके पेट्रोल की, अब शर्म भी नहीं आती। किस मुंह से ये अवाम के सामने बातें करते हैं? इनको एहसास नहीं है ये डिफेंस के अपने बंगलों में रह के कि गरीब आदमी किस तरह पिस रहा है।
आटे की कीमत क्यों बढ़ गई? आटा तो गंदम आपके अपने यहाँ की है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही है? क्या चूहे ही खाते रहेंगे गंदम? पूछेंगे सिंध गवर्नमेंट से कि 8 मिलियन टन गंदम कैसे कम हो गई? से ये सारी बातें जो है ना, अवाम को बनाने के, बेवकूफ बनाने के 8 माह से लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ठीक। 17 बिलियन डॉलर थे, 17 बिलियन से 3 बिलियन क्यों हो गए? रिमिटेंसेस क्यों कम हो गए? हर आम आदमी को समझ में आता है। आप अगर डॉलर भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान, हवाले के जरिए आपको 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हम ऑफिशियल चैनल से भेजेंगे? ठीक, नकवी साहब बिल्कुल कंप्लीट हो गई सर। ठीक, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, मैं अभी इनको और बस और अब आपके ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ। जी जी सुनाए। कि ये मईशत को जो है इन्हीं ने अपना किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, विदाउट अलाउइंग इंपोर्ट्स। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी? ये कौन सा तरीकेकार है? ठीक है, क्या इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लीस्ट है? हमने 37% टैक्स बढ़ाया था। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नकवी साहब। एक मिनट अब यार मुकम्मल करने देना, आप नकवी साहब बीच में नहीं कीजिए, आपने जब उनको वक्त दिया तो अब मुझे भी बोलो। सर आपको भरपूर मौका मिल रहा है, मैं चूंकि बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करना है, आप कंप्लीट करें। नहीं तो मैं जब बेग साहब बोल रहे थे और मैं आपको 2-2 दफा कह रहा था तो आपने क्यों नहीं रुका था? उस वक्त 4 सवाल आपने किए थे, अभी तो मैं पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूँ। दे दूसरे का भी जवाब दे। आपकी मर्जी है, आप बैठे हुए एंकर की सीट पे, जो करना चाहे। नहीं, टाइम दोनों को बराबर मिल रहा है, आप कंप्लीट करें, मैं बेग साहब को आपके बाद दे दूंगा, कोई इशू नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि आप देखिए तो कि किया क्या इन्हीं इतने अरसे में। रिमिटेंसेस आपकी डाउन, उसकी वजह बता दी। एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ रही, इसे कि रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। ये खुद इंडस्ट्री चलाते हैं, ही सफरिंग फ्रॉम इट। ठीक, आपकी इंडस्ट्रियल ले ऑफ हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, दोनों ने अनाउंस किया है कि इन्हें 4 लाख नौकरियां कम हो गई इन दोनों जगहों में। गुर्बत फैल रही है भाई। आपका जितनी डिवैल्यूएशन की है उससे लोन कितना बढ़ गया इन रुपी टर्म्स? बगैर $1 कर्जा इजाफा किए हुए रुपी टर्म में आप कितने ज्यादा मैक्रूज हो गए? वो किस तरह पे करेंगे? क्या आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है कि पाकिस्तान को आइंदा कभी कोई IMF के पास नहीं जाना पड़े? मैं देने को तैयार हूं आज ब्लूप्रिंट। करो एग्रीकल्चर को टैक्स, गेट आउट ऑफ द 18th अमेंडमेंट, जिसके अंदर ये कहा गया कि 58% टैक्स जो कलेक्ट होगा वो सुबह को जाएगा। कलेक्शन एक जगह इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की तरह होनी चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल आर्मी चाहिए जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखती हो, और क्वांटिटी कम करो। मैं ब्लूप्रिंट देने को हम तैयार हैं, ये अपनी होली काउस को छूने को नहीं तैयार। ठीक है, अब नकवी साहब जरा बेग साहब का पॉइंट भी शामिल करने दें। जी जी नकवी साहब, बेग साहब आप वो कह रहे ब्लूप्रिंट तो हुकूमत का काम होता है, हुकूमत वक्त का काम होता है, आप हमसे पूछे जा रहे हैं। बेग साहब, हालात जब PTI थी, कोई प्रोजेक्ट मुल्क के अंदर नहीं आया, महंगाई उस वक्त भी बड़ी थी। मैं तो सिर्फ ये चीज नकवी साहब से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई हिकमत अमली बता दें कि हम आएंगे तो दूध की नहरें बह जाएंगी और डॉलर जो है वो सही हो जाएगा और चीजें सस्ती हो जाएंगी। हम तो ये नहीं कह रहे ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई किसी की चमचागिरी मुझे करने की जरूरत नहीं है, और गलत लफ्ज नकवी साहब ने यूज किया है। इसाक डार साहब ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि देखिए ये चीजें महंगी हो रही हैं, उसका एक वजह ये भी है कि 225 से अगर 275 पे चला गया है और 20-25% आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, इररिस्पेक्टिव दुनिया में उन चीजों की प्राइसेस बढ़े कि नहीं बढ़े, वो अब आपको महंगा हो गई है 20-25% यहाँ पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये इस वक्त फेस हो रही है
मगर देखिए ये वक्त एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। जब घर में बुरा वक्त आता है तो घर के सब अफराद मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस बुरे वक्त से हम किस तरह इस वक्त निपटें। जी हमें ये नहीं करना कि एक दूसरे को हम ब्लेम कर दें। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती है। आज हमारी सियासत तो जब ही है ना पाकिस्तान है तो अगर हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा। ठीक है बेग साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिरी कमेंट जरा नकवी साहब, जो बेग साहब बात कर रहे हैं फाइनली यही है कि ज़ाहिर गलतियां हुई माजी में, किससे हुई, कितनी हुई, इस पे तो बहस होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि आज दलदल में तो है और आपके बगैर, अपोजिशन के बगैर ये सारा काम हो नहीं सकता, तो मुश्तरका तौर पर बैठने को तैयार हैं? APC में जाएंगे? बिल्कुल नहीं तैयार हम इन लोगों के साथ बैठने को। इससे क्या ये बैठने को तैयार थे? क्या इन्हीं ने मूवमेंट नहीं शुरू किया था? क्या मुश्किल हालात उस वक्त नहीं थे? क्या पहले IMF के पास नहीं गए थे? क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा था कि अगर ये मूवमेंट चलाएंगे, ये तो बड़े लायक लोग थे, ठीक, इन्हें क्यों उस वक्त मूवमेंट चलाया? नकवी साहब, ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने कहा था कि हम खान साहब के साथ मिलने को तैयार हैं। खान साहब ने कहा था कि मैं इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ हम नहीं मिलाएंगे। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए अगर ये हुकूमत में सही करें, आपका होगा कि भाई तबाह हो जाए। 13 जमाते हैं ना। जी जी 13 जमाते हैं। रियाज को किसने बनाया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? आखिरी वक्त के ऊपर क्यों ये कोई सिंसियर है? आइन के साथ सिंसियर है? पंजाब की असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, KP के क्यों नहीं इलेक्शन कराते? किस चीज के साथ ये पाकिस्तान के साथ वफादारी की बात कर रहे हैं? ठीक, बेग साहब ये बात तो नकवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ मुकदमा बन रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं ये लोग, और ये चाहते हैं इनसे ठीक। वक्त खत्म हो गया नकवी साहब, एक सेकंड जुल्म करते रहे, हम हाथ मिलाते रहे। नकवी साहब हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शन कराना, जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। सर गवर्नर की इश्तियाक साहब, जिम्मेदारी है टू गिव द इलेक्शन डेट। इश्तियाक बेग साहब, यू आर रॉन्ग बेग साहब, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इश्तियाक बेग साहब, लेकिन एक चीज तो है, एक तरफ आप मुकदमात बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हों, तो ज़ाहिर है दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आपको मुकदमात खत्म करने होंगे, रोकने होंगे, सियासी गिरफ्तारियां बंद करनी होगी, तो ही ज़ाहिर मुज़ाकरात भी हो पाएंगे ना। देखिए आपने भी तो नहीं, हम चाहते हैं और करें, हमें इनकी इससे परवाह नहीं है, फरान ऐसी बातें नहीं। बहुत अच्छा रवैया था मतलब PTI का। इससे ज्यादा जो है ये तो 2-2 4-4 दिन रह के आ रहे हैं और उनकी जमानतें हो रही हैं। हमारे लीडर्स जो थे वो तो 1-1 साल 8-8 महीने 10-10 महीने जो थे उनको रखा गया था। किस तरह रखा गया था? इमरान साहब अमेरिका में ये करके आए थे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं जनाब गर्मियों में वहां से। लेकिन यहाँ पे सर आप इनके केसेस में इन्होंने बोला है जबानबंदी हो रही है, आपके वालों के करप्शन के मुकदमात थे। तो है वक्त खत्म हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हम आज हमने कोशिश की कि इस वक्त जो खासतौर पे APC और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके वाले से तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो सकें, लेकिन इख्तलाफात इतने शदीद हैं कि बात नहीं लग रहा माहौल इस तरह का कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठ सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग साथ बैठें। वक्तवा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तुर्की में अफसोसनाक ज़लज़ले के हवाले से, और साबिक़ सदर और आर्मी चीफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया फ़ानी से चले गए और उनकी जो यादें, उनकी ज़िंदगी के नशे व फराज, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।